हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रुकैया अंसारी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल पर। चलिए, आज हम कह सकते हो आप लोग की जो तैयारी है वो एक बहुत अच्छे सीरीज़ के साथ चलती जा रही है। हम लोग डेली जो है वो एक नए टॉपिक को पढ़ते हैं और क्लियर करते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो हमारे टॉपिक का कॉन्सेप्ट है वो माइंड में क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप लोग कमेंट करके हमें बताया कीजिए कि टॉपिक का जो कह सकते हो जो क्लियर कॉन्सेप्ट है वो माइंड में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरह हम कैसे जानेंगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। मैं हम लोग का एग्ज़ाम जो देने का पर्पज़ है KBS का जो पेडागॉजी है उसमें आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बार बार मैं बोल रही हूँ कि पेपर जो बेस्ड रहेंगे क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो पेडागॉजी बेस्ड रहेंगे। आपकी कह सकते हो लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो लैंग्वेज को हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रख के एग्ज़ाम में जाकर आराम से पेपर को सॉल्व करना है। तो चलिए, आज हम अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा नया टॉपिक है आज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी क्या होती है? कह सकते हो विविधता। हम जो है आपसे अलग हैं, आप कह सकते हो हमसे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए, परिपक्व हो गए, बहुत सारा ज्ञान रखते हो गए। आपसे हम अलग हुए, हम आपसे अलग हुए, आप हमसे अलग हैं। आपकी हाइट ज़्यादा होगी, कम होगी, मेरी हाइट ज़्यादा है, कम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई इस तरह से जब भिन्न होता है तो उसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी या विविधता। क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी या विविधता। डाइवर्सिटी या विविधता। डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी सब लैटिन भाषा की डाइवर्सम शब्द से लिया गया है। जो डाइवर्सिटी शब्द है वो लैटिन भाषा की डाइवर्सस शब्द से लिया गया है। ठीक है, जो विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। जो विभिन्नता को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है उसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, ये किस शब्द से लिया गया है? डाइवर्सस शब्द से लिया गया है हमारा डाइवर्सिटी शब्द। अब हम देखते हैं कि विविधता को कौन कौन से फैक्टर जो है वो प्रभावित करते हैं। जो हमारी विविधता होती है वो किन किन रूपों में व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, यहाँ डाल देते हैं अपना टॉपिक डाइवर्सिटी। पहला देखते हैं प्रभावित करने वाले कारक। विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी विविधता को प्रभावित करते हैं? तो पहला है हमारा, हम कह सकते हैं नस्ल, रेश। जैसे कि जो नस्ल होती है हम कह सकते हैं कुछ बच्चे ज़्यादा लंबे होते हैं, उनकी नस्ल ही चली आ रही है कि वो लंबे हैं। कुछ बच्चों की नस्ल ऐसी होती है कि वो काले दिखते हैं। कुछ बच्चों की नस्ल ऐसी होती है कि वो नाटे होते हैं। कुछ बच्चों की नस्ल ऐसी चली आ रही है कि आंखें भूरी हैं। तो इसके आधार पर हमारी विविधता क्या होती है? प्रदर्शित होती है, नस्ल। दूसरा है हमारा जातीयता। हम कह सकते हैं कास्टिज्म। कोई अलग जाति का है, कोई अनुसूचित जाति, कोई अनुसूचित जनजाति, कोई पिछड़ा, कोई जनरल। तो ये जो जाति होती है, कास्टिज्म होती है, ये भी हमारी विविधता को प्रदर्शित करती है। हम कह सकते हैं बहुभाषिकता। जो बच्चे अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं वो भी हम कह सकते हैं, कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो कोई हिंदी बोल रहा है, तो कोई मलयालम बोल रहा है, तो कोई तेलुगु बोल रहा है, तो कोई संस्कृत बोल रहा है, तो कोई कन्नड़ बोल रहा है। अलग अलग भाषाओं के आधार पर हम अलग हैं, तो ये कहलाएगी हमारी बहुभाषिकता। लिंग, जेंडर के आधार पर भिन्न होना। जैसे कि लड़का और लड़की एक दूसरे से अलग अलग है तो विविधता हो गई। तो लिंग हम कह सकते हैं सामाजिक व
आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल सिचुएशन एंड सोशल सिचुएशन, सोशल कंडीशन। हमारा सामाजिक स्तर अलग है, हम कह सकते हो एक उच्च समाज में रहते हैं और कोई बच्चा जो है वो निम्न समाज में रहता होगा। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, हम कह सकते हैं दूसरे की सामाजिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति कह सकते हो बहुत ही एक कह सकते हो 5th फ्लोर पर रह रहा है, बढ़िया बिल्डिंग है, घर बना हुआ है, एजुकेशन अच्छी मिल रही है, एक बच्चे के रहने के लिए घर भी नहीं है, तो एजुकेशन की क्या बात है। तो हम दोनों तरह से अलग हुए। सामाजिक दायरा बहुत अच्छा है, लोग जो है पार्टियां में जा रहे हैं। एक बच्चा ऐसा है कि जिसको खाने के लिए कुछ नहीं है, पार्टी तो दूसरी बात। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति वो भी विविधता का प्रभावित करने वाला एक फैक्टर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम कह सकते हैं धार्मिक मान्यताएं। धार्मिक मान्यताएं या सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विभिन्नता, हम कह सकते हैं कुछ धर्म के लोग मानते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कोई कह सकते हो दिवाली मनाता है, कोई ईद मनाता है, तो कोई कह सकते हो क्रिसमस डे मनाता है। तो अलग अलग कह सकते हो सबकी धार्मिक मान्यताएं हैं, सबकी संस्कृतियां अलग हैं, तो वो हम उसके रूप में भी हम अलग होते हैं, वो कहलाएगी हमारी धार्मिक विभिन्नताएं। नेक्स्ट सीखने की शैली। सीखने की शैली, हर बच्चा एक तरह से नहीं सीखता है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर में सीख पाता है, कोई मीडियम टाइम लेता है। जैसे हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे को 30 मिनट में समझ में आएगी, किसी को 1 घंटे में समझ में आएगी, किसी को 5 मिनट भी नहीं लगेंगे समझने में। तो उसके आधार पर भी हम अलग हुए। तो सीखने की शैली भी हमारी विविधता को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है शारीरिक अक्षमता, फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक अक्षमता। कोई पढ़ने में कह सकते हो डिसेबल है, कोई बोलने में डिसेबल है, कोई चलने में डिसेबल है, तो ये कहलाएगा हमारा शारीरिक अक्षमता। कोई चल नहीं पाता, तो कोई देख नहीं पाता, तो कोई सुन नहीं पाता है, तो कोई कह सकते हो बोल नहीं पाता है। तो इसके आधार पर भी हम अलग हुए दूसरे बच्चे से, तो वो कहलाएगा शारीरिक अक्षमता। तो इस तरह जो फैक्टर थे वो आपके डाइवर्सिटी को प्रभावित करने वाले या जो विविधता होती है वो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। इस तरह हमने जाना नस्ल, जातीयता, बहुभाषिकता, लिंग, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, धार्मिक मान्यताएं, सीखने की शैली और शारीरिक अक्षमताएं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं सॉरी अब हम देखते हैं WHO ने एक प्रोग्राम लागू किया है ICIDH, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। इसका फुल फॉर्म है ICIDH, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। WHO ने 1980 में जो आपकी डिसेबिलिटी है इसको 3 प्रकार में या 3 प्रकार में विभाजित किया था। जो हमारी डिसेबिलिटी है WHO ने 1980 में जो हमारी अक्षमताएं होती हैं उसको 3 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, किसने? WHO ने। कब किया था? 1980 में। कितने भागों में किया था? तो 3 भागों में डिवाइडेड किया था। तो पहला देखते हैं इम्पेयरमेंट।
दूसरा है हमारा डिसएबिलिटी, और तीसरा है हमारा हैंडीकैप। ठीक, इंपेयरमेंट हम जानेंगे जो बायोलॉजिकल होता है, ये हम कह सकते हैं फंक्शनल होता है, और ये सोशल। अब चलिए देखते हैं होता क्या है ये। इन तीनों को मिलाकर बायो साइको सोशल कहते हैं। बायो साइको सोशल इसे लिख देते हैं। ठीक, इन तीनों को पहला क्या है इम्पेयरमेंट, जिसको हम कहते हैं, मतलब हम कह सकते हैं एक प्रकार का जो बच्चा है वो कैसा है, जन्म से ही उसमें एक जो पेयर होना था, जैसे कि जो दोनों आंखें थी लेकिन एक आंख क्या है खराब हो गई, जन्म से ही एक आंख जो है उसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट आया है। दो कान थे लेकिन एक कान जो है वो थोड़ा डैमेज है, ठीक है, तो वो कहलाएगा, हम कह सकते हैं इम्पेयरमेंट्स। पैर था, दो पैर थे लेकिन एक पैर में लकवा है, वो ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है। जन्मता जो रोग है बच्चे में वो कहला रहा है हमारा इम्पेयरमेंट्स। ठीक है, बायोलॉजिकल का मतलब होता है जन्मजात ही बच्चा जो है किसी भी प्रकार की उसके अंदर डिसेबिलिटी आ जाए उसको हम जानेंगे बायोलॉजिकल या इम्पेयरमेंट्स के नाम से, जो अभी हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, ये बच्चा जैसे कि अब जन्म से ही बच्चे में कह सकते हो हड्डियां जो है वो कमजोर आई, जिससे बच्चा चल नहीं पा रहा है, उसकी हड्डियां मसल्स जो है वो मूव नहीं हो रही, कैल्शियम की इतनी कमी है उसकी बॉडी में, हड्डियां एकदम दुबली पतली सी हैं, तो बच्चे की मांसपेशियां कहाँ तक वर्क करेंगी जब हड्डियों में ही मजबूती नहीं है, तो वो चल नहीं पाता है, तो हम कह सकते हैं इम्पेयरमेंट्स पे जाएगा। ठीक है, बच्चा जन्म से ही अंधा पैदा हुआ है तो किस में जाएगा, इम्पेयरमेंट्स में जाएगा। डिसेबिलिटी हम कहेंगे ये जन्मजात नहीं होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं अफेजिया एंड डिफेजिया, डिसलेक्सिया, आप लोग पढ़ते आ रहे हो, पठन विकार एक प्रकार का कह सकते हो, कार्य को करने में अक्षमता होना, मतलब डिसेबिलिटी होना, अक्षमता होना। कार फंक्शनल का मतलब होता है कोई कार्य करने में, जैसे कि आप लिख रहे हो ना तो आपके हाथ कांप रहे हैं, आप पेन को इस तरह घुमा के पकड़ रहे हो कि एक अक्षर उसमें छूट जा रहा है, अक्षर का जो आकार है वो सही से नहीं बन रहा है। आप पढ़ रहे हो चीज़ों को तो पढ़ते टाइम आप जो है वो ना को का दा पढ़ रहे हो, जैसे लखनऊ को कुछ लोग नखलऊ बोलते हैं, बास को सा बोल रहे हो, न्यूक्लियर को अनक्लियर बोल रहे हो, तो कार्य करने में किसी भी प्रकार की असमर्थता को हम कहते हैं डिसेबिलिटी। इसको सुधारा जा सकता है लेकिन इसको सुधारा नहीं जा सकता, इम्पेयरमेंट्स को सुधारा नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन आर्टिफिशियल कोई हम पार्ट्स लगाकर उसको सुधार सकते हैं, लेकिन कहो पूरी तरह उसी को सुधारा जा सके तो वो संभव नहीं है। इसी तरह से हमने कार्य को करने में असमर्थता होना या कह सकते हो शारीरिक रचना और कार्यात्मक प्रतिबद्धता को कौन प्रदर्शित करता है, तो कार्य आ जाए तो डिसेबिलिटी, कार्य को करने में असमर्थ होता है बच्चा तो वो कहलाता है हमारा डिसेबिलिटी, लेकिन इसको सुधारा जा सकता है। अच्छा, मैंने एक चीज लिखी हुई है डिफेजिया। डिफेजिया क्या है, मस्तिष्क में बच्चा गिर गया और मस्तिष्क में उसे किसी भी प्रकार की चोट लग गई जिससे बच्चा काम को नहीं कर पा रहा है, चीजों को बोलता है भूल जाता है, तो वातावरणीय फैक्टर के द्वारा जब कोई काम बच्चा नहीं कर पाता है, जैसे डिसलेक्सिया पठन विकार है, कभी ध्यान नहीं दिया होगा तो बच्चा जो है वो बोल रहा है बस वही उसकी आदत में पड़ गया, तो इसको सुधारा जा सकता है। अफेसिया क्या होता है, एक प्रकार की जन्मजात या आनुवांशिक रोग होता है जिससे बच्चा बोलने में कठिनाई का अनुभव करता है। जब वो जन्मजात रोग होगा, सुधारा नहीं जा सकता है तो वो डिसेबिलिटी में नहीं जाएगा, अफेसिया डिसेबिलिटी में नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आएगा डिफेजिया एंड डिसलेक्सिया, अप्रेक्सिया, ये सब जाएंगे आपकी डिसेबिलिटी में। ठीक है, अफेसिया इसलिए लिखा आपको बताने के लिए। अब आता है हैंडीकैप। सॉरी, हैंडीकैप क्या होता है, समाज द्वारा किसी बीमारी को एक नाम दे दिया जाए, ठीक है, हैंडीकैप कर दिया जाए, उसे अपंग बना दिया जाए समाज के द्वारा। जैसे कि
लड़कियां जो हैं वो क्या वजन उठाएंगी, जैसे 50 किलो की बोरी रखी हुई है, एक भैया खड़ा हुआ है, बहन भी खड़ी हुई है, तो मम्मी भैया से बोलेंगी कि बेटा बोरी उठा देना, जरा चक्की पे डाला ना। लड़की से क्यों नहीं कहा, क्योंकि उनको पता है कि लड़की जो है वो नहीं उठा पाएगी। तो समाज के द्वारा इसे क्या बना दे, अपंग कर दिया गया। सिलेंडर उठाना है, बॉयज को कहेंगे भैया सिलेंडर उठा दो, कभी लड़की से कहा, नहीं कहा। अरे भैया तुम क्या सिलेंडर उठा पाओगी, तुम तो वैसे ही मरी धरी हो। तो ये क्या है, हैंडीकैप्ड बनाया किसने, समाज ने। तो ये कहलाएगा हमारा हैंडीकैप्ड। समाज द्वारा जब कोई एक ऐसी पर्टिकुलर चीज को काम को करने के लिए रोका जाता है, हम कह सकते हैं, या फिर क्रिया को करने के लिए असमर्थ बता दिया जाता है, तो वो कहलाता है हमारा हैंडीकैप, अपंगता। ठीक है। या लड़कियां जा रही हैं, दोनों का एग्जाम है घर पर, कि पता चला भैया कह रहे हैं कि हम तो अकेले चले जाएंगे, लड़की ने कहा कि हमें भी अकेले जाना है, तो कहोगे तुम तो बहुत ही पहुंच गई, तुम्हें बहुत ज्ञान है। तो समाज में उसे क्या बना दिया, अपंग बना दिया। तो वो कहलाएगा हैंडीकैप, कि वो इस काम को नहीं कर सकती है, तो वो कहलाएगा हमारा सोशल में जाएगा। ठीक है। तो इस तरह हमने 3 आपकी बीमारियों को जाना, डिसेबिलिटी को जाना, अपंगताओं को जाना। पहली हमारी इम्पेयरमेंट्स, जो जन्म से ही बच्चा किसी काम को करने में असमर्थ होता है, बायोलॉजिकल होती है, जन्मजात होती है, जैसे कि सुन नहीं पाना, देख नहीं पाना, ये किसी भी प्रकार के अंग जो होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है, आंख ना होना, हाथ में किसी भी प्रकार का विकार होना। डिसेबिलिटी क्या है, फंक्शनल होती है, कार्य को करने में समर्थ ना होना, लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता है, जैसे अप्रैक्सिया, डिसलेक्सिया है, पठन विकार है, दा को सा, ना को ला पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको सुधारा जा सकता है। और हैंडीकैप क्या होता है, समाज के द्वारा जब कोई नाम दे दिया जाता है कि लड़की काम नहीं कर पाएगी, कोई बीमारी बता दी आपने, तो तुम कैसे कर पाओगे। कि अब पता चला लड़का जो है एक पैर से नहीं चल पाता है और दौड़ के मैदान में उसे उतार दिया गया। अब वो कोशिश भी कर रहा है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, यार तुम तो लंगड़े हो, तुम कैसे दौड़ लगा पाओगे। तो समाज ने उसे क्या बना दिया, हैंडीकैप्ड बना दिया। तो वो कहलाएगा हमारा हैंडीकैप, या इसे सोशल में रखेंगे। ठीक है, समझ आइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, WHO ने 1980 में कितने प्रकार की बीमारियां बताई थी, 3 डिसेबिलिटी बताई थी, योग्यता, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। बेटा इसको इंग्लिश में याद रखना, तो ज्यादा बेटर से याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। चलिए, अच्छा ये बायो साइको सोशल मैंने लिखा हुआ था, बायो का मतलब होता है जन्मजात, तो इम्पेयरमेंट्स कैसा हो रहा है हमारा, जन्मजात। साइको का मतलब है कि मनोवैज्ञानिक तरीके से संवेग जुड़ना, इमोशंस, ये सारी चीजें आपकी किस में जा रही हैं, साइको में। और सोशल का मतलब सामाजिक मूल, सामाजिक संबंध, ये सब आ जा रहे हैं हैंडीकैप्ड में। तो ये प्रक्रिया कैसी होती है, बायो साइको सोशल होती है। शब्द को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए चलिए अब अलग से हम 6 प्रकार देखते हैं डिसेबिलिटी के। ठीक है, डिसेबिलिटी के 6 प्रकार। ठीक है, डिसेबिलिटी के हम 6 प्रकार देखते हैं। पहला है हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी। शारीरिक अक्षमता जिसको कहेंगे, शारीरिक अक्षमता। फिजिकल डिसेबिलिटी, इसमें देखिए कौन कौन सी जाएंगी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी, ठीक, लिप्रोसी, ठीक, लिप्रोसी लिखो बस अकेला, सेरिब्रल पैल्सी, ड्वार्फिज्म, और हम कह सकते हैं एसिड अटैक विक्टिम।
लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होती है? मांसपेशीय अक्षमता। मांसपेशीय अक्षमता। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब होता है जल्दी जल्दी बच्चा चल नहीं पाएगा, जल्दी से बैठ नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, कोई भी काम जो है बहुत स्लो करता है, उसकी मांसपेशियां ठीक ढंग से गति नहीं करती हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर हाथ इधर कर रही हूँ, उधर कर रही हूँ, बच्चे बहुत स्लो रहते हैं अपने, उनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं करती हैं, तो वो कहलाता है हमारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मांसपेशीय अक्षमता। लिप्रोसी क्या होता है? जिसको हम कुष्ठ रोग कहते हैं। लिप्रोसी होता है जब कह सकते हैं एक प्रकार की भी शारीरिक बीमारी, हाथ जो उंगलियां होती हैं वो सड़ने लगती है, जिसमें पस वगैरह पड़ने लगता है, तो वो कहलाता है हमारा लिप्रोसी या कुष्ठ रोग। एक होता है सेरिब्रल पैल्सी, मस्तिष्कीय पक्षाघात। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे तंत्र का तंत्र होता है, वो ठीक ढंग से काम नहीं करता है, जिससे बच्चा जो है चलने, बैठने, उठने, बोलने में कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक है, शारीरिक विकार होता है सेरिब्रल पैल्सी, मस्तिष्कीय पक्षाघात। नेक्स्ट है हमारा ड्वार्फिज्म, बोनापन। 4 फीट से अगर कम का बच्चा है, अगर किसी बच्चे की या व्यक्ति की हाइट जो है वो 4 फीट से कम है, तो वो ड्वार्फिज्म की श्रेणी में जाता है, बौनेपन की श्रेणी में जाता है। ये भी एक प्रकार की शारीरिक अक्षमता होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, उसको फिजिकल डिसेबिलिटी में रखा जाता है जो 4 फीट से कम होते हैं। ठीक है, एक है हमारा एसिड अटैक विक्टिम। हम कह सकते हैं जो एसिड आक्रमण होता है, जो कह सकते हो तेजाब वगैरह फेंक दिए जाते हैं, वो भी हमारे किस में जाएंगे? फिजिकल डिसेबिलिटी में जाएंगे ऐसे व्यक्ति। ठीक है, चलिए अभी आपकी मूवी आई हुई थी, उसने क्या कहते हैं, दीपिका पादुकोण की मूवी थी छपाक, जिसमें एसिड अटैक विक्टिम को दिखाया गया है, तो वो आपका इसी का एग्जाम्पल होगा, फिजिकल डिसेबिलिटी का, शारीरिक अक्षमता का। ठीक है, चलिए तो इस तरह हमने जाना आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी क्या क्या होती है। लोकोमोटर समझ में आई, जब बच्चा जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता, मतलब बहुत जल्दी जल्दी, जैसे हम नॉर्मल जो काम होते हैं वो नहीं कर पाते, वो बहुत स्लो होता है, उसकी मांसपेशियां गति नहीं कर पाती हैं, तो वो कहलाता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक, जैसे अभी आपको बोल रहे हैं, पढ़ा रहे, तो वो हर एक काम में उसकी मांसपेशियां जो एकदम स्लो होगी, धीरे से बैठेगा, धीरे से खड़ा होगा, तो वो कहलाता है मांसपेशीय अक्षमता। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा टाइप्स है। अच्छा, इनको एक चीज बताई गई है कि इनको सीखने के समान अवसर दिए जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर ये डिसेबल है तो इनको सीखने के समान अवसर ना दिए जाएं। बच्चा चल नहीं पाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो रेस में नहीं जाएगा, उनको समान अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सीखने की। ठीक है, दूसरी चीज, भेदभाव नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम तो अपंग हो या तुम्हारे मांसपेशियां काम नहीं करती हैं, तुम देख नहीं सकते हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, किसी भी प्रकार की कह सकते हो जब सुविधाएं दी जा रही हो। ठीक है, तो भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, 5 वर्ष का कह सकते हो प्रशिक्षण, 5 वर्ष के बाद इनका तुरंत के तुरंत टेस्ट होना चाहिए। 5 वर्ष के बाद, हर 5 वर्ष के बाद इनका परीक्षण किया जाना चाहिए, टेस्ट किया जाना चाहिए कि इनके अंदर जो डिसेबिलिटी है वो कितने % बढ़ गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि कितने % कह सकते हो मतलब कितना प्रतिशत होना चाहिए जो डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है, तो आता है 40%। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, अगर आपको दृष्टिबाधित जो क्षमता है आपकी वो 40% है, 40% से ज़्यादा है, तो आप डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं, और अगर 40% से कम है तो आप डिसेबिलिटी में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए, तो हर 5 वर्ष का परीक्षण हमें परीक्षण करना चाहिए इनके लिए। दूसरी चीज जो कह सकते हो थोड़े से फिजिकल डिसेबल है, थोड़े अपंग है, दिव्यांग है, तो उनके लिए सुगमय इमारत, सुविकसित संसाधन, ठीक, उनके लिए सुगमय इमारत का मतलब है कंफर्टेबल बिल्डिंग। उनकी क्लासेस जो है वो 2nd फ्लोर पर ना लगाई जाए, वहीं के वहीं व्यवस्थित की जाए, नीचे कह सकते हो 1st फ्लोर पर, जिससे उनको कठिनाई ना हो अपनी शिक्षा को लेने में।
तो सुगमय इमारत उनके लिए ये कह सकते हो कंफर्टेबल बिल्डिंग, उनके लिए कह सकते हो चढ़ने के लिए वो रैंप लगाई जाती है, स्लाइड बनाए जाते हैं कि वो आसानी से चढ़ सके अगर वो चल नहीं पाते हैं। तो बिल्डिंग जो हो कैसी हो, सुगमय हो, उनके लिए व्यवस्थित हो, वो अपने आप को बोझ ना माने बिल्डिंग को देख करके हम ऊपर चढ़ ही नहीं पाते, हम क्लास लेने कैसे आए। तो सुगमय इमारत बनाई जाए, उनके लिए संसाधनों को विकसित किया जाए, हम कह सकते हो ब्रेल लिपि, व्हील चेयर की व्यवस्था की जाए क्योंकि वो चल नहीं पाते हैं, तो सुविकसित संसाधन उनके लिए उपलब्ध कराए जाए। तो इस तरह हमने जाना कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं आपकी हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए, कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाए। ठीक है, समान अवसर दिए जाए, भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, और 5 वर्ष के बाद उनका हर 5 वर्ष के बाद परीक्षण किया जाए, सुगमय इमारत और सुविकसित संसाधन। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा परीक्षण, दूसरा टाइप्स अपना विजुअल डिसेबिलिटी। विजुअल डिसेबिलिटी, दृष्टि बाधित अक्षमता। ये हम कह सकते हैं दृष्टि संबंधित अक्षमता। ठीक है, जो विजुअल डिसेबिलिटी होती है इसमें हम कह सकते हैं अच्छा एक क्वेश्चन है कि जो ब्लाइंडलेस बच्चे हैं या अंधे बालकों के लिए जो शिक्षण संस्थान खोला गया है वो कहाँ खोला गया है? अंधे बालकों का शिक्षण संस्थान और NIVH दृष्टिबाधित बालकों का दृष्टिबाधित बालकों के लिए शिक्षण संस्थान NIVH का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड, फुल फॉर्म लिख देते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड बालकों का जो शिक्षण संस्थान खोला गया है या जो मुख्यालय है NIVH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह आपका नई दिल्ली। चलिए हम ही बता देते हैं क्योंकि आप लोग तो क्वेश्चन का आंसर देते नहीं है। अंधे बालकों का कहाँ पर है? देहरादून। ठीक है, ब्लाइंडनेस। ठीक है, NAV इसको कहते हैं NAV, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड। ठीक है, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड। ठीक, लिख दिया। तो ये आपका देहरादून और ये है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, ठीक है, जो 6x6 की क्षमता रखते हैं ये हम कह सकते हैं, ये देख सकते हैं और ये अंशतः अंधे होते हैं, अंशतः अंधे होते हैं मतलब थोड़ा दिखता है। और जो 6x16 होते हैं ये हम कह सकते हैं पूर्णतः अंधे होते हैं। ठीक है, 6x60 पूर्णतः अंधे, 6x18 अंशतः अंधे होते हैं और 6x6 हम कह सकते हैं ये अच्छी तरह देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा विजुअल डिसेबिलिटी हुआ, जो बच्चे देखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं उसको भी रखा गया है आपकी डिसेबिलिटी में। दूसरी डिसेबिलिटी है हमारी, चलिए एक तरह से लिख ही देते हैं आपकी। पहली फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक अक्षमता भी हमने बताई आपको। दूसरी है विजुअल डिसेबिलिटी, मतलब दृष्टि बाधित अक्षमता या दृष्टि संबंधित अक्षमता। तीसरी है हमारी स्पीच लैंग्वेज स्पीच डिसेबिलिटी।
लैंग्वेज स्पीच डिसेबिलिटी, मतलब हम कह सकते हैं डिसेबिलिटी, भाषा से संबंधित, भाषा से संबंधित है ये अभी आपने देखा दृष्टि से संबंधित, देखने से संबंधित, और ये देखा आपकी शारीरिक, शरीर से संबंधित। ठीक है, चौथी है हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक, हम कह सकते हैं बुद्धि से संबंधित। और पांचवी है हमारी हियरिंग एम्पावरमेंट, सुनने से संबंधित, श्रवण। ठीक, अब छठवीं है हमारी मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक, तो ये तो हमने बता दिया आपको, कितने टाइप्स बताए थे, लोकोमोटर लेप्रोसी और सेरिब्रल पैल्सी बताया हुआ है, मस्तिष्क के पक्षाघात, विक्टिम अटैक बताया, एसिड विक्टिम अटैक, डॉर्फिस व बौनापन। आपकी विजुअल डिसेबिलिटी में जो बच्चे देख नहीं पाते हैं वो जाएगी हमारे विजुअल डिसेबिलिटी। लैंग्वेज स्पीच डिसेबिलिटी, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, बोलने से संबंधित है, जैसे कि हम कह सकते हैं अफेजिया, अफेजिया, डिफेजिया। जब बच्चे जो है, डिफेजिया का मतलब होता है मस्तिष्क में क्षति के कारण जब बच्चे बोलने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, तो वो जाएगा डिफेजिया। ये आनुवंशिक नहीं होता है। अफेजिया क्या है, जब जन्मजात रूप से बच्चा जो है वो बोलने से ही अक्षम आया है, जन्मजात रूप से ही बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो वो जाएगा अफेजिया में। और डिफेजिया क्या है, जब किसी मस्तिष्क में क्षति के कारण बच्चा गिर गया था, जिससे उसकी कह सकते हो मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो बच्चा बोल नहीं पाता है, तो वो जाएगी डिफेजिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी भाषा से संबंधित अफेजिया एंड डिफेजिया। नेक्स्ट हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बुद्धि से संबंधित, हम कह सकते हैं डिस्प्रैक्सिया, एडीएचडी। एडीएचडी का मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान को केंद्रित करने में कह सकते हो, किसी में ध्यान लगाने में बहुत ज्यादा क्रियाशील होना, जैसे क्वेश्चन किसी और से पूछा जा रहा है, आंसर कोई और बच्चा दे रहा है, इतना कह सकते हो मानसिक रूप से वो डिसेबल है। एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अपने आप को काम को करने के लिए इतना क्रियाशील होना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये हम कह सकते हैं अवधान से संबंधित जो विकार होता है, ध्यान लगाने में, मतलब कह सकते हो आंसर किसी और से लिया जा रहा है और क्वेश्चन किसी और से पूछा जा रहा है, आंसर वो दे रहा है, इतना क्रियाशील, तो वो कहला रहा है हमारा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑटिज्म, ऑटिज्म ये कहलाएगा स्वालीन विकार, स्वालीन विकार। ऑटिज्म में क्या होता है, जब व्यक्ति जो है या जो बच्चा होता है वो दूसरों से अपनी बात कह सकते हो शेयर नहीं कर पाता, मौन रहता है, स्थायी प्रवृत्ति का, शर्मीला बहुत ज्यादा, मतलब कोई आपसे पूछ रहा है आप गर्दन झुकाए बैठे हो, कोई क्वेश्चन कर रहा है आप गर्दन झुकाए बैठे हो, अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाता है, तो वो कहलाता है ऑटिज्म। शर्मीले प्रवृत्ति के, मौन रहने वाले, शांत रहने वाले, एकाग्र रहने वाले, वो ऑटिज्म, मतलब ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, बौद्धिक रूप से बच्चा जो है वो अपने विचार दूसरों तक नहीं पहुंचा पाता है। स्वालीन मतलब स्वयं में ही लीन रहता है, वो उसे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो स्वयं चुपचाप आया, क्लास में बैठ गया और पढ़ के चला गया, आपने कोई क्वेश्चन पूछा उसका भी आंसर नहीं मिला, तो ऑटिज्म ये बुद्धि से संबंधित होता है। हियरिंग एम्पावरमेंट, हम कह सकते हैं जो 90 dB से कम जो होता है वो श्रवण बाधिता की श्रेणी में जाते हैं, सुनने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी, यहाँ देख लेते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी यहाँ लिख देते हैं, लास्ट वाली जो छठवीं है, जैसे अंधे भी है, अंधापन प्लस भाषाई विकार, जब दो तरह की बीमारी एक साथ होती है तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी। जो छठवां मेरा नंबर है 6 वाला, वो उसमें जाएगा, मतलब बच्चा अंधा भी है और अपने विचारों को बोल भी नहीं पा रहा है, मतलब बोल भी नहीं सकता है, विचारों को व्यक्त भी नहीं कर सकता है। जब दो बीमारियां एक साथ होती हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी, अंधापन प्लस भाषा विकार। ठीक है, तो चलिए इस तरह हमने जाने 6 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के।
और WHO ने कितनी बताई थी? 3 बताई थी। देखो हिंदी में ऐसा मत सोचना कि इंग्लिश लिखा हुआ है। दृष्टि का पता ही है क्या चीज होती है, ठीक है। विजुअल होता है दृष्टि का मतलब दृश्य देखना, ठीक है। हियरिंग का मतलब सुनना होता है। मल्टीपल डिसेबिलिटी मतलब दो जो अयोग्यताएं हैं वो 2 तरह से रखी गई। फिजिकल का मतलब है शारीरिक, ठीक है। और लैंग्वेज का मतलब भाषा से बोलने से। तो इस तरह समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग शेयर भी करें बच्चों को, जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनको भी जोड़े, और जो तैयारी कर रहे हैं उनकी भी तैयारी आसानी से होती जाए, ठीक। चलिए इस तरह हमने देखा आपका डिसेबिलिटी टॉपिक। अब एक चीज और बतानी है कि जो कह सकते हो जो मानसिक विकलांगता के प्रकार बताए गए हैं, मानसिक विकलांगता के प्रकार, या हम कह सकते हैं मंद बुद्धि बालकों के प्रकार, मंद बुद्धि बालकों के प्रकार। या मानसिक विकलांगता के प्रकार, ठीक है। इनको हम जानते हैं ETC से। ETC पहले होते हैं हमारे एडुकेबल मेंटल रिटार्डनेस, दूसरा होता है शिक्षित करने योग्य, इसको कह सकते हैं शिक्षित करने योग्य, ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डनेस, रिटार्डेशन, ठीक है। ये होते हैं प्रशिक्षित करने योग्य। तीसरा है हमारा C से कस्टडियल मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो 3 प्रकार बताए गए हैं आपके, ठीक है। इनका लेवल देख लेते हैं क्या क्या होता है। 50 to 69, 32, 35 to 50, और ये होते हैं हमारे 25 to 25 से नीचे, ठीक। एडुकेबल मेंटल रिटार्डनेस क्या होते हैं, इनको अगर हम ट्रेनिंग दें तो ये बच्चे सीख सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं ये बच्चे शिक्षित करने योग्य हैं, इन्हें शिक्षा दी जा सकती है। ये जो हमारे एडुकेबल मेंटल रिटार्डनेस है, कुछ बच्चे जो होते हैं मानसिक रूप से कैसे होते हैं, वीक होते हैं, लेकिन इनको अगर सही समय पर सही प्रशिक्षण दिया जाए तो ये अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे वो स्लो प्रोसेस से बढ़ाएं, लेकिन अपनी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। तो वो कहलाते हैं एडुकेबल मेंटली रिटार्डनेस, शिक्षित करने योग्य मंद बुद्धि बालक। इनका IQ लेवल कितना होता है? 25 से 69, 50 से 69, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन। इनका मतलब होता है कि जो प्रशिक्षित, जो बेसिक स्किल्स होते हैं, दैनिक जीवन के काम ये आसानी से कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई का इनका कोई लेन देन नहीं होता है। जैसे कि पानी वगैरह पीना, खुद से खाना खाना, खुद से अपना फ्रेश होना, खुद से अपने कपड़े पहनना, तो ये बेसिक स्किल्स कर लेते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डनेस। इनको हम कहते हैं, इनका जो IQ लेवल होता है 35 से 50 के बीच होता है, ठीक है। इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है IQ, ठीक, बुद्धि लब्धि, IQ का मतलब है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। कस्टडियल का मतलब होता है, हम कह सकते हैं अभिरक्षित। इनको बहुत सुरक्षा में रखना पड़ता है, अभिरक्षित। मतलब अगर ये सामने खड़े हो, क्या पता इनको अचानक से एक प्रकार का कह सकते हो क्रोध आ जाए, ये आपको पत्थर फेंक के मार दे, या जो भी चीज हाथ में लिए हो, इनको ये नहीं पता होगा कि आपको क्या लगेगा, कहाँ लगेगा, आपको कितनी चोट पहुंच सकती है। ये कस्टडी में रखे जाते हैं, इनको बांध कर रखा जाता है, क्योंकि इनका व्यवहार इतना आक्रामक होता है कि व्यक्ति की जान भी ले सकते हैं। तो इस तरह के जो कह सकते हो जो मेंटल रिटार्डेशन में आते हैं, वो 25 से नीचे इनका IQ लेवल होता है। इनको ना प्रशिक्षित किया जा सकता है, ना शिक्षित किया जा सकता है, तो इनको कस्टडी में रखा जाता है। इस तरह 3 होते हैं जिनको हमने ETC के नाम से जाना, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करते रहें। थैंक यू।